नमस्कार दोस्तों और दोस्तिनियों। देखिए, एग्जाम में कोई काम नहीं करता मंत्र जब हमसे पूछ लिया जाता है श्वसन तंत्र। क्या श्वसन तंत्र हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। पूरा मानव श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं, ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं पूरा। देखिए, समझते हैं हम सबसे पहले ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम यानी कि रिस्पायरेटरी सिस्टम होता क्या है। रिस्पायरेटरी सिस्टम वो होता है जहाँ से आपकी सांस होकर गुजरती है, वो सब क्या है, आपके श्वसन तंत्र हैं। जैसे कि आपका हो गया नाक, नाक से सांस लिए, फिर उसके बाद सांस नली में सांस जाएगा, फिर कहाँ जाएगा, फेफड़ा में सांस जाएगा। तो ये सब क्या है, ये सब आपके श्वसन तंत्र हैं। अब भाई पेटवा में तो थोड़ी ना आपका सांस जाता है, फेफड़वा में जाता है। तो फिर पेट आपका श्वसन तंत्र नहीं रहेगा, फेफड़ा श्वसन तंत्र रहेगा। तो जहाँ जहाँ सांस होकर गुजरता है वो सब क्या है, आपके श्वसन तंत्र हैं। समझ गए श्वसन तंत्र क्या होता है। अब चलते हैं आगे। श्वसन तंत्र समझ में आ गया। रिस्पायरेशन कितने प्रकार का होता है, यानी कि श्वसन कितने प्रकार का होता है उसको समझते हैं। रिस्पायरेशन आपका बेसिकली दो प्रकार का होता है। एक होता है एरोबिक रिस्पायरेशन, एक होता है एनारोबिक। एरोबिक यानी कि ऑक्सी श्वसन, एरोबिक मतलब ऑक्सी श्वसन, एनारोबिक मतलब अनऑक्सी श्वसन। एरोबिक का मतलब होता है ऑक्सी श्वसन, एनारोबिक का मतलब अनऑक्सी श्वसन। ये दोनों होता क्या है उसको समझते हैं। देखिए, एरोबिक यानी कि ऑक्सी श्वसन ऐसा श्वसन होता है जिसमें कि आपका ऑक्सीजन होना बहुत ज़रूरी रहता है, बिना ऑक्सीजन के ये संभव नहीं है। तो ये क्या होता है, आपका ऑक्सी श्वसन यानी कि एरोबिक रिस्पायरेशन। अनऑक्सी श्वसन में आपका O2 यानी कि ऑक्सीजन नहीं रहता है, उसको क्या कहते हैं, अनऑक्सी श्वसन यानी कि एनारोबिक। जिसमें ऑक्सीजन नहीं रहेगा उसको क्या कहोगे, अनऑक्सी श्वसन यानी कि एनारोबिक रिस्पायरेशन। और जिसमें ऑक्सीजन होना बहुत ज़रूरी रहता है और होता है उसको क्या कहा जाता है, एरोबिक रिस्पायरेशन यानी कि ऑक्सी श्वसन। समझ गए। अब जैसे कि हमारे अंदर क्या होता है, ऑक्सी श्वसन होता है यानी कि एरोबिक रिस्पायरेशन होता है, क्योंकि हमें ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत रहती है। बिना ऑक्सीजन के हम थोड़ी ना चल पाएंगे, इसलिए क्या होता है, एरोबिक रिस्पायरेशन मानव में होता है, जानवर में होता है। जानवर जैसे कि गाय हो गया, बरधा हो गया, बैल हो गया, बकरी हो गया, तो ये सब क्या है, इस सब में क्या होता है, ऑक्सी श्वसन होता है यानी कि एरोबिक रिस्पायरेशन। अनऑक्सी श्वसन उसमें होता है जैसे कि हो गया आपका बैक्टीरिया, फंजाई और जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रहते हैं यानी कि एक कोश के जीव रहते हैं, उनमें अनऑक्सी श्वसन होता है यानी कि एनारोबिक रिस्पायरेशन। इनमें आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं रहेगी। बैक्टीरिया हो गया, इन सब में बैक्टीरिया को ऑक्सीजन ज़रूरत नहीं रहती। तो इसमें क्या होता है, एनारोबिक रिस्पायरेशन। हमें तो भैया होती है, तो हमें हमारे में क्या होता है, एरोबिक रिस्पायरेशन। तो इसी के बारे में हमें पढ़ना है। देखिए, ये तो आप जान गए रिस्पायरेटरी सिस्टम और रिस्पायरेशन कितने प्रकार के होते हैं। अब चलते हैं श्वसन अंग के बारे में कुछ जान लेते हैं। श्वसन अंग, देखिए, जो मानव होता है, जो जानवर होता है यानी कि स्तनधारी, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं उनको स्तनधारी कहा जाता है। तो मानव और जानवर भैया अपने बच्चे को दूध पिलाते ही हैं, तो क्या होते हैं, मानव और जानवर स्तनधारी होते हैं। तो जो स्तनधारी होते हैं वो किससे सांस लेते हैं, फेफड़ा से यानी कि लंग्स से सांस लेते हैं। फेफड़ा से सांस लेते हैं यानी कि लंग्स से सांस लेते हैं। भाई आप भी तो लंग्स से ही सांस लेते हो ना, ऐसे। तो लंग्स से हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं, कौन, मानव और स्तनधारी। अब देखिए, गिल्स से कौन सांस लेता है, गिल्स को क्या कहा जाता है, गलफड़ा क्लोम। गलफड़ा और क्लोम आप कह सकते हो किसको, गिल्स को। गिल्स से कौन सांस लेता है, आपका मछली सांस लेता है, फ्रॉग सांस लेता है। ठीक, मछली, फ्रॉग। फ्रॉग कब सांस लेता है गिल्स से, जब ये टैडपोल की अवस्था में रहता है। टैडपोल यानी कि जब छोटा रहता है। जब ये छोटा रहता है तो ये मछली के समान होता है। मछली के समान होता है, इसके पीछे जैसे पूंछ टाइप का निकला होता है। तो क्या होता है, अगर आप गांव में रहे होंगे तो आप देखे होंगे, नहीं रहेंगे नहीं देखे होंगे, ये एकदम मछली की तरह लगता है। एकदम अगवा क्या रहता है, छोटा सा गोड़ इसका निकला रहता है। जब ध्यान से देखेंगे पता चलेगा। भाई शहर वाले नहीं देखेंगे, गांव वाले देखेंगे। समझ गए। तो देखिए, गिल्स से आप मछली सांस लेते हैं। मछली किससे सांस लेते हैं, गिल्स से। गिल्स क्या होता है, जब भैया आपके यहाँ मछली उछली बनने के लिए आता होगा, जो मुड़वा उसको धोते होंगे, तो मुड़वा में देखिए जो मूड़ होता है, जो उसका सिर होता है, उसके अगवा ऐसे उसके किनारों किनारों इस तरीके से निकला रहता है। तो वही क्या होता है, आपका गिल्स होता है। यहीं से क्या मछली सांस लेती है। और फ्रॉग जब ये टैडपोल की अवस्था में रहता है तब ये गिल्स से सांस लेता है, गलफड़ा सांस लेता है। अब देखिए, अब आता है स्किन। स्किन से कौन सांस लेता है उसको समझते हैं। स्किन से आपका फ्रॉग सांस लेता है यानी कि मेंढक सांस लेता है। और कौन सांस लेता है, अर्थवॉर्म यानी कि केचुआ। केचुआ जो रहता है वो आपका स्किन से सांस लेता है यानी कि त्वचा से सांस लेता है। तो केचुआ आपका किससे सांस लेता है, स्किन से सांस लेता है। लेकिन ये जो मेंढकवा होता है ना, फ्रॉगवा होता है, ये बड़ा विषण होता है। ये कहता है जब हम ये टेडपोल रहेंगे, भगवान से कह कर आता है कि जब हम टेडपोल रहेंगे तो हम गिल से सांस लेंगे, लेकिन जब हम धीरे धीरे बड़े होंगे तो हम गिल से सांस नहीं लेंगे, तब हम फेफड़ा और त्वचा से सांस लेंगे।
देखिए जब ये पानी में होता है तब ये लेता है स्किन यानी त्वचा से सांस लेता है। किससे सांस लेता है? जब फ्रॉग पानी में रहता है तब स्किन से सांस लेता है, और जब ये ज़मीन के ऊपर रहता है तब ये फेफड़ा से सांस लेता है। क्या? फेफड़ा सांस लेता है। अब जब बारिश वारिश होती होगी तो देखिए पियर पियर मेघा निकलते हैं, मेंढक निकलते हैं तो टर्र टर्र करते हैं। तो क्या करते हैं? जब ये ज़मीन के ऊपर रहते हैं तो किससे सांस लेते हैं? फेफड़ा सांस लेते हैं। जब ये पानी में रहते हैं तब ये स्किन से सांस लेते हैं, और जब ये टैडपोल रहता है तब ये किससे सांस लेता है? गिल से सांस लेता है। कौन? आपका मेंढक। आपका मेंढक नहीं, मतलब मेंढक जो रहता है वो जब टैडपोल रहेगा गिल सांस लेगा, और जब स्किन से सांस कब लेता है? जब पानी में रहता है। और फेफड़ा सांस कब लेता है? जब ये ज़मीन पर रहता है। समझ गए? अब देखिए ट्रैकिया यानी कि श्वास नली से कौन सांस लेता है? तो जो छोटे कीट उठ रहते हैं, कीड़े मकोड़े रहते हैं, वो किससे सांस लेते हैं? ट्रैकिया यानी कि श्वास नली से। इनके यहाँ ऐसे डायरेक्ट श्वास नली बनी रहती है, उसी से वो लोग क्या करते हैं? सांस ले लेते हैं। समझ गए? अब देखिए, अब भगवान सोचे कि भैया इतना छोटा तो जीव है, इतना छोटा कीड़ा मकोड़ा होता है, अब उसमें हम फेफड़ा इतना बड़ा लगा देंगे तो ऐसे अगो लटका रहेगा तो बेचारा ऐसे गदर गदर चलेगा। तो क्या होता है? इसलिए भगवान सोचे ये फेफड़ा वफड़ा इसमें नहीं फिट करेंगे। कीड़े मकोड़े में झीन के होता है, अब उसमें फेफड़ों फिट कर दे तो कितना, तो कीड़े थोड़ी ना थोड़ा बड़ा हो जाएंगे, तो चल नहीं पाएंगे ये लोग ठीक से। तो इसलिए भगवान सोचे कि इनमें हम श्वास नली डाल दें, सीधा ट्रैकिया ही डाल दिए। ट्रैकिया डालने के ये एक पाइप टाइप का होता है, वो लोग वहीं से सांस ले लेते हैं, यानी कि श्वास नली से ही डायरेक्ट कौन? कीड़े मकोड़े सांस ले लेते हैं। समझ गए? तो कीड़े मकोड़े किससे सांस लेते हैं? ट्रैकिया से। तो आई होप आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है और रेस्पिरेशन कितने प्रकार का और श्वसन अंग के बारे में समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं चैप्टर में? इसमें हम पढ़ने वाले हैं मानव श्वसन तंत्र के बारे में, यानी कि फेफड़ा के बारे में, मानव श्वसन तंत्र के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं मानव श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। तो अब हम समझते हैं श्वसन मार्ग, यानी कि मानव श्वसन मार्ग, मानव में सांस कहाँ कहाँ से होकर गुजरता है उसके बारे में समझते हैं। देखिए सबसे पहले हमारा जो सांस आता है वो आता है नासा छिद्र में। यही जो नकियक छिदवा है, यह क्या है? नासा छिद्र। ऐसे जब हम सांस लेंगे तो यहाँ पर आता है नासा छिद्र में सबसे पहले सांस। नासा छिद्र में ही आता है कि और कहूँ आता है? और कहीं नहीं आता, नासा छिद्र में ही आता है सबसे पहले सांस, जो हम सांस लेते हैं। नासा छिद्र में आपके छोटे छोटे बाल होते हैं जो कि हवा में जो धूल कण है उसको रोकने का काम करता है। अब भाई यहाँ पर अगर कब को ऐसे करके देखो छोटे छोटे बाल आ जाते हैं हाथों में, क्या होते हैं? छोटे छोटे बाल आ जाते हैं उंगलियों में, जब ऐसे करोगे तो नासा छिद्र में क्या होते हैं? छोटे छोटे बाल होते हैं। अब तो एक फैशन निकल गया है कि लोग यहाँ नकियक बलवा कटवा देते हैं। नकियक क्या करेंगे? बलवा कटवा देंगे। नाक का जब आप बाल कटवाएंगे तो जो धूल कण है उसको रोक नहीं पाएगा बाल, तो जब नहीं रोक पाएगा तो आपको दिक्कत होगी। समझ गए? तो नासा छिद्र में छोटे छोटे बाल होते हैं जो कि धूल कण को रोकने की कोशिश करता है। नासा छिद्र में सबसे पहले आपकी सांस जाती है। उसके बाद कहाँ जाती है? नासा कटाप में। नासा कटाप, ये नासा छिद्र के ऊपर ये जो हड्डी वाला पोर्शन, ये क्या है? नासा कटाप। नासा कटाप में फिर आपका सांस जाएगा। अब देखिए नासा छिद्र और नासा कटाप जो है ये दोनों किसके पार्ट हैं? नोज़ के पार्ट हैं। किसके पार्ट हैं? नोज़। अब भाई इतना जो है ये क्या है? नोज़ है। तो आगे वाला जो पोर्शन ये क्या है? नासा छिद्र। पीछे वाला जो हड्डी वाला पोर्शन वो नासा कटाप। नासा कटाप में आपका क्या होता है? म्यूकस नाम का एक पदार्थ होता है जिसको कि हिंदी में कहा जाता है श्लेष्मा। यहीं पर अगर आप देखोगे यहाँ पर क्या होता है? म्यूकस होता है जिसको कहा जाता है श्लेष्मा। अंदर क्या होता है? म्यूकस होता है। ये चिपचिपा पदार्थ होता है। अगर आप कभी ऐसे ज़्यादा अंदर वह उंगलियाँ डाल दोगे तो उंगलियों में थोड़ा थोड़ा चिपचिपा पदार्थ लग जाता है, वही क्या होता है? म्यूकस होता है। उसका काम क्या होता है उसको समझते हैं। देखिए जब हम ऐसे सांस लिए तो जो बाल रहेगा वो छोटे छोटे जो कण रहेंगे, धूल कण रहेंगे, उनको रोकेगा। लेकिन जो धूल कण को वो नहीं रोक पाता बाल, वो अंदर जाते हैं। तो अंदर क्या है? भगवान म्यूकस डाले हैं। म्यूकस जो होता है चिपचिपा होता है। चिपचिपा होने के कारण क्या होता है? वो चिपका लेता है अपनी ओर जो धूल कण जाते हैं। समझ गए? अब जैसे कि अगर आप झाड़ू लगाओ तो उतना अच्छे से नहीं साफ़ होगा जितना अच्छा पोछा लगाने से हो जाता है। तो पोछा क्यों हो जाता है? क्योंकि जो उसमें पानी होता है वो चिपका लेता है सभी धूल कण को। वैसे यहाँ पर भी म्यूकस है, भगवान म्यूकस डाले हैं जो बाल से नहीं रुक पाता, उसको म्यूकस चिपका लेता है पीछे जाकर जो धूल कण रहते हैं। समझ गए? अब देखिए जब ज़्यादा समय हो जाता है, थोड़ा समय हो जाता है, तो क्या होता है? जब ज़्यादा धूल कण लग जाते हैं किस पे? म्यूकस पे, तो म्यूकस वो झुराने लगता है, झुरा कर आगे आ जाता है, यानी सूख कर आगे आ जाता है। तो आदमी क्या करता है? ऐसे करके गोलियाँ फेंकता है, उसी कहा जाता है नकटी। नकटी कैसे बनती है समझ में आ गया?
नकटी ऐसी बनती है जब आप सांस ले रहे हो, सांस लेने के कारण आपके अंदर धूल कट जा रहे हैं, उस म्यूकस पे लग रहा है, म्यूकस वो धीरे धीरे झुरा कर आगे आएगा, सूख के आगे आएगा, तो आदमी ऐसे ऐसे करके निकाल कर फेंक देता है गोली आके। आप लोग क्या करते हैं, आप लोग अपनी वाली से बतियाते रहेंगे, और क्या कर रही हो, खाना खाए, तो ऐसे क्या करोगे, ऐसे बतियाते बतियाते नकिया में उंगलियां डाल के पूरा निकाल दोगे, समझ गए। ऐसे करोगे, मेरी बाबू ने खाना खाया, तो ऐसे करोगे, पूछते रहोगे और ऐसे निकालते रहोगे। निकालने के बाद ऐसे बिस्तर उस्तर में कहूँ भी लगा दोगे। लगाने के बाद कौन आएगा, बैठेगा, उसे चिपका कर लेके चला जाएगा। समझ में आ गया। तो यही होता है हमारे साथ। तो जब हम सांस लेते हैं तो जो धूल कण रहते हैं वो म्यूकस पे लगता है। म्यूकस को हिंदी में कहा जाता है श्लेष्मा। श्लेष्मा जब लगेगा वो धीरे धीरे सूख कर आगे आने लगे। कुछ समय बाद तो आदमी ऐसे नकिया मंगरिया डाल कर निकाल देता है, समझ गए। देखिए नासा कटाव में आपका सांस गया। फिर उसके बाद कहाँ जाता है, आपका जाता है फेरिंग्स। फेरिंग्स को हिंदी में कहा जाता है ग्रसनी। ग्रास नली देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है, जब हम पढ़े थे ग्रास नली, लेकिन रेस्पिरेटरी सिस्टम में ग्रसनी होता है। ग्रसनी, समझ गए। फेरिंग्स कहा जाता है ग्रसनी। ग्रसनी देखिए अब हम डायग्राम में देखते हैं कहाँ होता है। ये हो गया हमारा नोज़। नोज़ में आगे वाले पार्ट में छोटे छोटे बाल होते हैं। फिर उसके बाद कहाँ पर जाता है आपका नासा कटाप, यहाँ पर होगा। फिर उसके बाद आपका जाएगा फेरिंग्स। फेरिंग्स ऐसी जगह होती है जहाँ पर आपका हवा और खाना दोनों जाता है। मुंह से खाना खाओगे तब भी यहीं पर जाएगा, जब हवा लोगे तब भी यहाँ पर जाएगा। तो यहाँ पर होती है दो नली, मैं एक नली बनाया हूँ, खाने वाली नली नहीं बनाया हूँ। यहाँ से वो खाने वाली नली में चला जाएगा खाना, इधर ये हवा इधर आ जाता है, समझ गए। तो देखिए फेरिंग्स ऐसी जगह होती है जहाँ पर खाना और हवा दोनों जाता है। अब हवा यहाँ पर आएगा, फिर उसके बाद कहाँ जाएगा, यहाँ पर नीचे जाता है। इसको समझते हैं आप। फेरिंग्स यानी कि ग्रसनी में गया आपका हवा, फिर उसके जो सांस है फेरिंग्स में गया। फेरिंग्स के बाद कहाँ जाता है आपका लैरिंग्स में जाता है, जिसको कहा जाता है स्वर तंत्र। इसको आप वॉइस बॉक्स भी कहते हो। देखिए यहाँ पर आया फेरिंग्स में, फेरिंग्स के बाद कहाँ पर जाएगा लैरिंग्स। लैरिंग्स ये होता है, ये जो गोल गोल है ये क्या है, लैरिंग्स है। यहाँ पर जो होता है ये क्या होता है, लैरिंग्स। लैरिंग्स को आप वॉइस बॉक्स कहते हो, यहाँ से हवा होकर गुजरेगा। देखिए लैरिंग्स यहीं पर ही आपकी आवाज़ बनती है। अगर आप ऐसे यहाँ पर टच करोगे और कुछ बोलोगे तो यहाँ पर देखो कांपेगा। तो यहाँ पर छोटे छोटे मसल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, जो कि हवा की वजह से कंपन करने लगते हैं, तब हमारी आवाज़ बनकर निकलती है। और अगर आप लड़कों में देखोगे, नर में देखोगे, तो यहाँ पर एक छोटी सी हड्डी निकली होती है जिसको कहा जाता है एडम एप्पल, समझ गए। ये केवल नर में होता है, नरियाइन में नहीं होता, मतलब लड़कियों में नहीं होता। तो लड़कों में देखोगे छोटा सा आगे नहीं। इसी के पीछे मतलब अंदर क्या होता है आपका लैरिंग्स होता है। लैरिंग्स जो होता है वही होता है आपका वॉइस बॉक्स, यहीं पर आवाज़ बनता है, ठीक। इसको स्वर तंत्र भी कहते हैं। फिर आपका हवा कहाँ जाएगा, सांस कहाँ जाएगा, ट्रैकियम जाएगा, जिसको कहा जाता है श्वास नली। डायग्राम में देखते हैं लैरिंग्स में। फिर उसके बाद कहाँ जाएगा, श्वास नली। ये क्या है आपकी श्वास नली यानी कि ट्रैकिया। जब ट्रैकिया दो पार्ट में विभाजित हो जाता है, एक इधर और एक इधर, यह है ट्रैकिया। जब दो पार्ट में एक इधर एक इधर, तो उसको कहा जाता है ब्रोंकस। क्या कहा जाता है, ब्रोंकस। और जब ब्रोंकस फेफड़े में जाकर कई पार्ट में विभाजित हो जाएगा, उसको क्या कहा जाता है, ब्रोंकियोलिस, समझ गए। और ब्रोंकियोलिस पे ही आपके छोटे छोटे क्या होते हैं, छोटे छोटे ऐसे बिंदु, छोटे छोटे क्या होते हैं आपके एल्वेली बने होते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। देखिए ब्रोंकस क्या होता है, जब ट्रैकिया दो पार्ट में विभाजित हो जाता है वो ब्रोंकस। और जब ब्रोंकस कई पार्ट में विभाजित हो जाता है, जैसे कि ये जो डंडी देख रहे हैं, जो ये सब डंडी है, ये सब क्या है आपके ब्रोंकियोलिस हैं, समझ गए। सबसे पहले हमने नाक से सांस लिया, नाक के बाद गया आपका फेरिंग्स में, फेरिंग्स के बाद जाएगा लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद जाएगा ट्रैकिया। ट्रैकिया जब दो पार्ट में विभाजित हो जाएगा उसको कहेंगे ब्रोंकस। जब ब्रोंकस फेफड़े में जाकर कई पार्ट में विभाजित हो जाएगा उसको कहेंगे ब्रोंकियोलिस। और ब्रोंकियोलिस में एकदम टॉप पे क्या लगा रहता है, एल्वियोली लगा रहता है, समझ गए। ये होता है आपका श्वसन मार्ग। अब इसके बारे में जानते हैं। देखिए यहाँ तक तो आप जान गए ब्रोंकियोलिस के बारे में। एल्वेली जो होता है वो आपका मेन काम करता है, उसको समझते हैं। देखिए जो एल्वेली होता है उसको वायु कोष्ठक और कुपिका भी कहा जाता है हिंदी में। एल्वेली को वायु कोष्ठक और कुपिका भी, ये यूनिट ऑफ लंग है। लंग्स जो है उसकी सबसे छोटी इकाई जो होती है वो कौन सी होती है, वो एल्वेली होती है। यही जो आपका ये क्या है, ये एल्वेली है, यही सबसे छोटी इकाई होती है आपके लंग्स की, समझ गए। तो लंग्स की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, एल्वेली होती है। अब अगर कोई पूछ ले सबसे छोटी इकाई ब्रेन की क्या होती है, तो न्यूरॉन सेल होती है। वैसे यहाँ पर कौन होती है,
एल्वेली होती है। इसका जो शेप होता है वो लाइक ग्रैप्स होता है, यानी कि अंगूर टाइप का होता है। भाई अब देख सकते हो छोटे छोटा है, क्या अंगूर के टाइप का है, तो इसलिए कहा जाता है। एक तो गन्नो है, अंगूर का दाना हूँ, तो क्या है एल्वेली, क्या होता है अंगूर के टाइप की संरचना होती है एल्वेली। समझ गए। अब देखिए हमने नाक से सांस लिया, नाक के बाद कहाँ जाएगा फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद यहाँ पर आएगा लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया जब दो पार्ट में विभाजित क्या होगा वो ब्रोंकस, ब्रोंकस कई पार्ट में विभाजित हो जाएगा ऐसे छोटे छोटे डंडी के रूप में, उसको ब्रोंकियोलिस, ब्रोंकियोलिस में यहाँ टॉप पर ग्रेप्स लाइक होता है, अंगूर टाइप एक संरचना होती है जिसको कहा जाता है एल्वेली। एल्वेली बहुत महत्वपूर्ण काम करता है, उसको समझते हैं। जब हम सांस लिए नोज के माध्यम से आया फेरिंग्स में, फिर लैरिंग्स में, फिर ट्रैकिया, सांस ट्रैकिया तक पहुँचा, ट्रैकिया में पहुँचने के बाद दो पार्ट में विभाजित हो जाता है ट्रैकिया, उसको कहा जाता है ब्रोंकस। क्या कहा जाता है ब्रोंकस। जो ब्रोंकस होता है फिर यहाँ पर सांस गया, फिर सांस ब्रोंकस में जाने के बाद ब्रोंकियोलिस में जाता है, इस छोटी छोटी डंडियों में जाने लगता है। ठीक, छोटी छोटी डंडियों में जाने के बाद आपका लास्ट में पहुंचता है जो सांस रहता है, जो सांस लियो वो एल्वेली में पहुंचता है। ये जो मैं सांस लिया अब मेरा ये एल्वेली में पहुंच गया होगा। अब एल्वेली में क्या होता है उसको समझते हैं। देखिए जब आप सांस लेते हो, जब आपका एल्वेली में सांस पहुंच जाता है तो सांस जो एल्वेली रहता है, एल्वेली में ब्लड कैपिलरीज छोटी छोटी कनेक्ट होती हैं। क्या होती हैं, हर एल्वेली में क्या रहेगा, छोटी छोटी ब्लड कैपिलरीज कनेक्ट रहेगी, छोटी छोटी नस कनेक्ट होती हैं हर एल्वेली से। उस नस में जो रहता है खून दौड़ता है, वो जो खून रहता है जब आप ऐसे सांस लिए, जब एल्वेली में पहुंचा तो वो जो खून रहेगा, जो एल्वेली में आपका सांस आया है उस सांस में से केवल ऑक्सीजन को ले लेता है वो खून। खून जब ऑक्सीजन को ले लेगा फिर ले भाग जाएगा कहाँ पर, सेल के पास, तो ले जाकर सेल को दे देगा ऑक्सीजन। समझ गए। लेकिन जो ब्लड होता है, ब्लड में एक चीज़ पाया जाता है जिसका नाम रहता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की वजह से ही आपका जो खून रहता है वो लाल रहता है। हीमोग्लोबिन बहुत मेन काम करता है, उसको समझते हैं। जब आप सांस लिए ऐसे में, जब सांस लिए, अब एल्वेली मेरा पहुंच गया होगा, एल्वेलिन जब पहुंचा वहाँ पर क्या है, ब्लड कैपिलरीज कनेक्ट है एल्वेली से, एल्वेलीज में ब्लड कैपिलरीज कनेक्ट हैं, तो ब्लड कैपिलरीज के माध्यम से क्या आएगा, खून आएगा, ब्लड आएगा, ब्लड में हीमोग्लोबिन रहेगा। तो जो ब्लड में हीमोग्लोबिन रहता है ना वो ऑक्सीजन को लेता है। क्या करता है, वो ऑक्सीजन को लेता है। अब आप सांस लिए तो एल्वेली में बहुत सारे ऑक्सीजन, बहुत सारे गैस आए होंगे, लेकिन जो हीमोग्लोबिन रहता है वो केवल एक को पटाए रहता है जिसका कि नाम रहता है ऑक्सीजन। तो हीमोग्लोबिन क्या करेगा, एल्वेली से ऑक्सीजन को लेकर भाग जाएगा, अपनी मालिक लेकर भाग जाएगा किसके पास, सेल के पास, तो ले जाकर सेल को दे देगा। समझ गए। तो ये काम करता है आपका हीमोग्लोबिन। तो क्या करेगा, जब आप सांस लिए एल्वेली में जब सांस आई तो उसमें से जो हीमोग्लोबिन रहेगा वो क्या करेगा, आएगा और उसमें से अपनी वाली यानी कि ऑक्सीजन को ले जाकर सेल में दे देगा। तो ऐसे करेगा। तो अब जब वो सेल में देगा ऑक्सीजन को, जब सेल में देगा तो सेल में कार्बन डाइऑक्साइड भी रहता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड से हीमोग्लोबिन का ब्रेकअप हो चुका है। ब्रेकअप होने के कारण जो सेल में कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा उसको पकड़ेगा, कहेगा तुम मुझे धोखा दी थी ना, चलो मैं तुम्हें फेंक देता हूँ। तो उस सेल में जितना बहुत कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा हीमोग्लोबिन पकड़ के लाएगा, चल चल चल, तो ले जाकर क्या करेगा, एल्वेली में फेंक देगा। जा, एल्वेली में फेंकने के बाद जब हम ऐसे बाहर सांस फेंकते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या होता है, बाहर आ जाता है। समझ गए। तो हीमोग्लोबिन यही काम करेगा। फिर क्या करेगा, जब हम सांस लेंगे ऐसे वो देखता रहेगा, हाँ आ रहा है मेरी वाली आ रही है, कौन आ रही है, यानी कि ऑक्सीजन आ रही है। आएगी तो बहुत गैस, नोज से आएगा फेरिंग्स में, फेरिंग्स के बाद आएगा लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया, फिर ब्रोंकस, फिर ब्रोंकियोलिस, फिर एल्वेली। तो एल्वेली में ऐसे देखता रहेगा कौन, हीमोग्लोबिन आ रहा है, सांस आ रहा है। अब मैं सांस लिया, अब जो सांस गया उसमें तो बहुत सारी गैसें गई, लेकिन जो हीमोग्लोबिन रहेगा वो केवल ऑक्सीजन को पकड़ेगा अपनी वाली को और ले जाएगा सेल में। तो इसी तरीके से काम करता है। तो हम सांस लिए, सांस लेने के बाद एल्वेली में गया, एल्वेली में आपका हीमोग्लोबिन रहेगा, हीमोग्लोबिन जो रहेगा वो क्या करेगा, ऑक्सीजन को लेगा, ऑक्सीजन को ले जाकर सभी सेल में बांट देगा। क्या करेगा, ऑक्सीजन को ले जाकर सभी सेल में बांट देगा और सेल में से कार्बन डाइऑक्साइड को लाएगा, कहेगा मुझे धोखा दी थी कार्बन डाइऑक्साइड ने, चलो मैं तुम्हें फेंक देता हूँ। तो क्या करेगा, ले आकर यहाँ पर एल्वेली में पटक देगा। तो एल्वेलिया कहता है ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ गया, फेंक फेंक फेंक। तो अब हम क्या, जब ऐसे सांस बाहर करते हैं तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और सारी अन्य गैसें बाहर आ जाती हैं, केवल ऑक्सीजन चला जाता है सेल में। समझ गए क्या करता है आपका हीमोग्लोबिन काम। लेकिन जो हीमोग्लोबिन रहता है वो एक और काम करता है, उसको समझते हैं।
ठीक। हीमोग्लोबिन को क्या कहा जाता है, HB कहा जाता है। क्या कहा जाता है, HB। ठीक, HB कहा जाता है। HB यानी कि हीमोग्लोबिन, इसी की वजह से आपका खून लाल होता है। अब देखिए एक और काम करता है, जब हम कभी धुआं सूंघ लेते हैं, धुआं जैसे कि बाइक का धुआं हो गया, ट्रक का धुआं हो गया, बस का धुआं हो गया, कोयला का धुआं हो गया, तो बड़ा सूंघने में मस्त लगता है। क्या लगता है, मस्त लगता है। क्यों मस्त लगता है उसको समझते हैं। जब हम धुआं सूंघें तो धुआं में भैया हवा में धुआं है, तो हवा में ऑक्सीजन भी रहेगा और धुआं है। धुआं में क्या होता है, आपका कार्बन मोनोऑक्साइड रहता है, जिसको कि कहा जाता है CO। इसको क्या कहा जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को CO कहा जाता है। CO कार्बन मोनोऑक्साइड। जो CO रहता है ना, वो क्या रहता है, जैसे कि जो ऑक्सीजन है वो क्या रहेगा, हीमोग्लोबिन के घर वाली रहता है। ठीक, वाइफ रहता है हीमोग्लोबिन, कौन, ऑक्सीजन। लेकिन जो कार्बन मोनोऑक्साइड रहता है ना, ये हीमोग्लोबिन का साली रहता है। वो ऑक्सीजन घर वाली, ये साली। और सब जानते हैं कि घर वाली से ज़्यादा आदमी को पसंद साली रहती है। तो इसलिए जब हम धुआं सूंघते हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड आता है, तो यहाँ हीमोग्लोबिन तो इंतज़ार कर ही रहा है एल्वेली में। तो हम जब धुआं सूंघे, एल्वेली में जब धुआं आया, कार्बन मोनोऑक्साइड आया धुआं के माध्यम से, तो हीमोग्लोबिन कहता है कि भैया एक का ही मौका है, लेके निकल लूँ साली को। तो हमारा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़कर कार्बन मोनोऑक्साइड को लेकर जाने लगता है, क्योंकि उसको कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा पसंद है। अब भाई सबको घर वाली ज़्यादा साली पसंद है, तो वैसे ये भी क्या है, जो हीमोग्लोबिन में जो ऑक्सीजन है, ये क्या है, घर वाली है, लेकिन ये जो है ये है साली। तो हीमोग्लोबिन को भाई साली ज़्यादा पसंद है। सबको भाई साली ज़्यादा पसंद रहती है, घर वाली कहाँ, उबिया जाते हैं आदमी, समझ गए। तो जब आप धुआं सूंघ लोगे तो जो हीमोग्लोबिन रहता है ऑक्सीजन को छोड़कर कार्बन मोनोऑक्साइड को लेकर जाने लगता है सेल में। तो अगर आप ज़्यादा धुआं सूंघ लोगे तो आपको चक्कर आने लगता है, क्योंकि भाई धुआं उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, और कार्बन मोनोऑक्साइड आपके लिए हार्मफुल रहता है। समझ में आ गया ना। तो इसलिए ज़्यादा धुआं नहीं सूंघना चाहिए। समझ में आ गया। देखिए ज़्यादा धुआं नहीं सूंघना चाहिए। इसलिए जब आप सिगरेट उगरेट पीते हो, बीड़ी उड़ी पीते हो, तो जब आप बीड़िया पियोगे तो वो भी कहाँ पर आएगा, आपका यहाँ पर आएगा। तो जो उसमें भी जब धुआं भाई तो कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड होने के कारण हीमोग्लोबिन आपका हीमोग्लोबिन जो रहता है उसको कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा पसंद है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड को ले जाकर सेल में देने लगेगा। तो इसलिए सिगरेट पीने से कार्बन मोनोऑक्साइड आपके सेल में पहुंचने लगेगा, तो वो भी आपको हार्म करता है। कभी कभार लोग रूमों में कोयला जला सो जाते हैं, उससे क्या होता है, कभी कभार लोगों की मौत हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब आप कोयला जला सो जाओगे, कोयला में कार्बन मोनोऑक्साइड पाया जाता है उसके धुएं में। तो आप जब रूम में जला सो जाओगे और रात भर उसी को सूंघोगे, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जब जाएगा तो क्या होगा कि जो आपका एल्वेलिन जब जाएगा तो हीमोग्लोबिन जो रहेगा ऑक्सीजन को ना ले जाकर किसको ले जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि जानते हो उसको कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा पसंद है। तो ले जाकर सेल में कार्बन मोनोऑक्साइड पहुंचाने लगेगा हीमोग्लोबिन। तो इससे आदमी की मौत भी हो जाती है। इसलिए कोयला जलाकर नहीं सोना चाहिए रूम में, या फिर धुआं सुलगा कर नहीं सोना चाहिए रूम में। समझ गए। तो इसलिए क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड आपके लिए हार्मफुल रहता है। जो हीमोग्लोबिन रहता है वो समझ नहीं पाता, क्योंकि इसको कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा पसंद है। भाई ये घर वाली, ये साली, लोगों को साली ज़्यादा पसंद रहती है, तो हीमोग्लोबिन को साली ज़्यादा पसंद है। तो जब कार्बन मोनोऑक्साइड आता है एल्वेली में, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड को ले जाने लगता है। सोचता है एक का मौका है, बार बार थोड़ी ना मिलेगा, तो ऑक्सीजन को ये छोड़ देता है वहीं पर। तो इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड आपके लिए हार्मफुल होता है, क्योंकि आपके सेल में जाने लगता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए जो श्वसन आपके फेफड़े में हुआ, हम सांस लिए और फेफड़े में गया पूरा, इसको कहते हैं बाह्य श्वसन। और जो हमारे सेल में होगा उसको कहते हैं आंतरिक श्वसन। अब देखिए हीमोग्लोबिन तो हर सेल में लेकर जाएगा, क्या लेके जाएगा, ऑक्सीजन। समझ गए। क्या करेगा, ऑक्सीजन हर सेल में लेके जाएगा। कैसे, देखिए पहले आएगा एल्वेओली के पास, जो ऑक्सीजन रहेगा उसको ले जाकर सेल में देगा, फिर वहाँ CO2 लाएगा, एल्वेओली में डाल देगा, फिर क्या करेगा, यहाँ से ऑक्सीजन लेके जाएगा सेल में देगा, फिर जो सेल में CO2 रहेगा उसको एल्वेओली में देगा। तो यही काम करता है। तो जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो CO2 निकल जाता है, सांस अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया। जो हमारे फेफड़े में होता है उसको कहते हैं बाह्य श्वसन। और जो हमारे सेल में होगा, जब हम सांस लिए,
हीमोग्लोबिन सेल में ले गया तो अब सेल में क्या होगा, अब उसको हम समझते हैं। तो अब आप यहाँ पर बहुत ध्यान से समझिएगा, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाएंगे। देखिए, हमने हवा को यानी कि एयर को कहाँ पहुँचाया, एल्वोली में पहुँचाया। कैसे पहुँचाया उसको समझते हैं। नोज से हमने लिया हवा, फिर कहाँ गया फेरिंग्स, फेरिंग्स कहाँ गया लैरिंग्स, लैरिंग्स से ट्रैकिया, ट्रैकिया जब 2 पार्ट में विभाजित हुआ उसको ब्रोंकस, ब्रोंकस जो रहेगा वो लंग्स में जाकर कई पार्ट में विभाजित हो जाएगा ब्रोंकियोलिस, ब्रोंकियोलिस में यहाँ पर क्या लग रहा था, एल्वियोली। तो हमने फाइनली कहाँ पर हवा को पहुँचाया, एल्वियोली तक पहुँचाया। अब एल्वियोली में जानते हो आप ब्लड कैपिलरी कनेक्ट होती है। अब ये जो ब्लड कैपिलरी में ब्लड आता है, ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन जानते ही ऑक्सीजन को पटाया है, ऑक्सीजन को पटाने के कारण ये क्या करेगा, ऑक्सीजन को पकड़ के लेकर जाएगा सेल में दे देगा। क्या करेगा, जो हीमोग्लोबिन रहेगा वो ऑक्सीजन को पकड़ेगा एल्वियोली से और सेल में ले जाकर दे देता है। क्या करेगा, सेल में ले जाकर दे देता है। सेल में आपका पाया जाता है C6H12O6, इसको क्या कहते हैं, ग्लूकोज। ग्लूकोज का क्या है, ये फॉर्मूला है C6H12O6। जो ऑक्सीजन रहेगा वो C6H12O6 को क्या करेगा, तोड़ देगा, इसके साथ प्लस होकर इसको क्या करेगा, तोड़ देगा। तोड़ने के बाद क्या बनाता है, CO2 बनाएगा। क्या बनाएगा, ऑक्सीजन जब ग्लूकोज के साथ ग्लूकोज को तोड़ेगा तो क्या बनाएगा, CO2 बनाता है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, H2O बनाता है यानी कि वाटर, और ATP बनाता है। ATP आप जानते हो क्या होता है, ATP हमारे अंदर जो एनर्जी स्टोर रहती है वो ATP के फॉर्म में रहती है। ATP के फॉर्म में हमारे अंदर एनर्जी स्टोर रहती है और कहाँ रहती है, सेल में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमारा जो एनर्जी रहता है वो स्टोर रहता है। जो सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसको कहा जाता है पावर हाउस ऑफ सेल, यानी कि जो पावर हाउस है, कौन पावर हाउस कौन है सेल का, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ही ATP स्टोर रहता है। ATP जो होता है वो एनर्जी का फॉर्म है। हमारे अंदर जो एनर्जी स्टोर रहती है वो ATP के फॉर्म में रहती है और कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में रहती है। तो देखिए, और इसी को ही कहा जाता है रिस्पायरेशन। कैसे, जब क्या होता है, जब ऑक्सीजन, ठीक है, मैंने आपको बताया था एरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन कुछ करता है, ऑक्सीजन बहुत महत्वपूर्ण रहता है। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो ग्लूकोज को तोड़ देगा। ग्लूकोज को तोड़ने के बाद जब एनर्जी बनाता है ऑक्सीजन, उसी को ही कहा जाता है रिस्पायरेशन। समझ गए। तो एनर्जी क्या है, यहाँ पर ATP बनी यानी कि एनर्जी बना, समझ गए। वाटर बना, देखिए एनर्जी और वाटर हमारे काम के लिए है तो इसलिए हमारी शरीर इसको रख लेती है। CO2 हमारे काम के लिए नहीं है तो इसलिए जो CO2 होता है उसको हमारी शरीर बाहर फेंक देती है। कैसे बाहर फेंकती है, जब हीमोग्लोबिन जो है वो क्या करेगा, एल्वियोली से ऑक्सीजन को पकड़ के लाएगा और देखेगा सलाह में कि भैया CO2 भी बना है। ऑक्सीजन जब इसको तोड़ देगा तो CO2 बनेगा। ऑक्सीजन जब ग्लूकोज के साथ रिएक्ट होकर तोड़ेगा तो क्या बनेगा, CO2। तो हीमोग्लोबिनो देखेगा, अरे CO2 बना है, ये तो हमें धोखा दी थी। तो CO2 पकड़ेगा, फिर ले जा क्या करेगा, फेंक देगा एल्वियोली में। एल्वियोली के माध्यम से क्या होगा, वो फिर जब हम ऐसे बाहर से ये फेंकते हैं तुरंत जो CO2 रहेगा वो ब्रोंकियोलिस में जाएगा, फिर ब्रोंकस में, फिर ट्रैकिया, फिर उसके बाद लैरिंग्स, फिर फेरिंग्स, फिर नाक से बाहर निकल आता है। तो यही होता है, समझ गए। यहाँ तक समझ में आ गया, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से समझिएगा। हमने हवा को लिया एल्वियोली में, एल्वियोली से ब्लड जो हीमोग्लोबिन रहेगा वो सेल में, ऑक्सीजन को सेल में ले जाएगा। सेल में जब ले जाएगा तो जो ऑक्सीजन है वो C6H12O6 के साथ क्या क्या करेगा, उसको तोड़ेगा। तोड़ने के बाद क्या बनाता है, CO2 H2O ATP। जो ये दोनों हमारे काम के, तो ये हमारे शरीर में रहता है और ये CO2 हमारे काम का नहीं है, तो इसको जो हीमोग्लोबिन रहता है पकड़ के ले जाकर एल्वियोली में दे देता है, एल्वियोली के माध्यम से बाहर चला जाता है। ऐसे समझ में आ गया ना। इसी को ही कहा जाता है रेस्पायरेशन। जब ऑक्सीजन जो रहता है वो ग्लूकोज के साथ रिएक्ट होकर एनर्जी बनाता है, उसी को कहा जाता है रेस्पायरेशन। अब देखिए, जब ऑक्सीजन जो रहेगा वो क्या करेगा, C6H12O6 को तोड़ देता है। जब किसी चीज़ को तोड़ने का काम होता है तो उसको कहा जाता है कैटाबॉलिक यानी कि अपचायी क्रिया। क्या कहा जाता है, अपचायी क्रिया। क्या कहा जाता है, अपचायी क्रिया। अपचायी क्रिया किसको कहा जाता है, जब किसी चीज़ को तोड़ने का काम होता है, ठीक है, यानी कि कैटाबॉलिक। कैटाबॉलिक जब किसी चीज़ को तोड़ने का काम होता है। तो रिस्पायरेशन जो है वो कैसा प्रोसेस है, वो कैटाबॉलिक प्रोसेस है, यानी कि अपचायी क्रिया है। अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि रिस्पायरेशन कैसा है प्रोसेस, तो क्या बताओगे, कैटाबॉलिक प्रोसेस है, अपचायी क्रिया है। समझ गए, क्योंकि यहाँ पर ग्लूकोज को तोड़ने का काम होता है, किसके माध्यम से, ऑक्सीजन के माध्यम से। समझ गए ना।
तो ये क्या है, अपचय क्रिया। देखिए ये कैटाबॉलिक है। अगर किसी चीज़ को जोड़ने का काम होता है तो उसको कहा जाता है एनाबॉलिक, किसी चीज़ को तोड़ने का काम होता है उसको कहा जाता है कैटाबॉलिक। समझ गए। अब देखिए, अब यहाँ पर समझते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा, यहाँ से बहुत क्वेश्चन फंसते हैं। देखिए जब हम सांस अंदर लेते हैं तो उसको कहा जाता है इंस्पायरेशन। क्या कहा जाता है, इंस्पायरेशन, यानी कि निश्वसन, ठीक है। और जब हम बाहर छोड़ते हैं तो उसको कहा जाता है एक्सपायरेशन, जिसको कहा जाता है हिंदी में निःश्वसन। समझ गए, बस दो बिंदी का फर्क है, निश्वसन निःश्वसन। इंस्पायरेशन अगर अंदर लिए तो इंस्पायरेशन, और एक्सपायरेशन बाहर छोड़े। समझिए। देखिए जब हम सांस अंदर लेते हैं तो कितना कितना परसेंट कौन कौन सा गैस लेते हैं उसको समझते हैं, और जब हम बाहर छोड़ रहे हैं तो कितना परसेंट अब बाहर छोड़ते हैं उसको समझते हैं। देखिए हम जब सांस ऐसे अंदर लिए तो कितना लेंगे, तो हम जो नाइट्रोजन होता है उसको 78% हम नाइट्रोजन लेते हैं, ठीक। ऑक्सीजन जो होता है वो 21% लेते हैं। CO2 जो रहता है उसको हम 0.03% लेते हैं। अब सोचोगे काहे, क्योंकि भैया जब अगर आप देखोगे एयर में कितना परसेंट होता है नाइट्रोजन, तो 78% होता है। ऑक्सीजन कितना परसेंट होता है, 21% होता है। CO2 कितना परसेंट होता है, 0.03। तो भाई जितना एयर में रहेगा उतना ही लेंगे ना, किसी छांट के लेंगे, ऑक्सीजन आओ, खाली तुम आओ ऑक्सीजन, फिर आओ, ऐसे थोड़ी ना लेते हो। तो जितना एयर में है एक के बाद ऐसे करके ले लिए, अब छांट के थोड़ी ना ऑक्सीजन लेते हो। तो हम 78% नाइट्रोजन लेते हैं, 21% ऑक्सीजन, CO2 0.03 जब हम सांस अंदर लेते हैं। छोड़ते कितना है उसको समझते हैं। देखिए जब हम छोड़ते हैं नाइट्रोजन का हमारे शरीर में कोई काम नहीं रहता, इसलिए हम नाइट्रोजन को 78% पूरा छोड़ दीजिए, कौन काम है तो। फिर उसके बाद ऑक्सीजन जो रहता है उसको हम 17% छोड़ते हैं। देखिए लिए थे हम ऑक्सीजन परसेंट 21, छोड़े हम 17, क्यों उसको समझते हैं। क्योंकि जब हम ऑक्सीजन में अंदर लिए थे ऐसे तो एल्वोलियम पहुंचा, एल्वोलियम पहुंचने के कारण जो हीमोग्लोबिन था वहां से ऑक्सीजन को कुछ परसेंट ले लेता है। तो कुछ परसेंट जब वो ले लेगा तो आप कुछ ही परसेंट छोड़ पाओगे ना, तो 21% में से वो कुछ परसेंट ले लिए तो आप केवल 17% छोड़ पाए। समझ गए। तो इसलिए हम कम छोड़ते हैं ऑक्सीजन, क्योंकि हमारे शरीर को उसकी ज़रूरत है तो कुछ परसेंट ले लेता है। CO2 हम छोड़ते हैं 4.4%। क्यों इतना ज़्यादा छोड़ते हैं उसको समझते हैं। मैं अंदर लिया 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड, छोड़ा 4.4%। तो क्यों हम इतना ज़्यादा छोड़ते हैं, क्योंकि देखिए जब आप 0.03% तो कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे अंदर लिए, इतना छोड़ोगे भी, लेकिन जब ऑक्सीजन जाता है आपका सेल के अंदर और इसको तोड़ता है C6H12O6 को, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के कारण जो हीमोग्लोबिनिया जब देखता है साला मरी कार्बन डाइऑक्साइड ही तो हमें धोखा दी थी, तो ये पकड़ता है वहाँ से ले जाकर सेल में से, फिर ले जाकर एल्वोली में फेंक देता है। तो हम एल्वोली के माध्यम से वो भी फेंक देते हैं जो सेल में से कार्बन डाइऑक्साइड आया रहता है। इसलिए इसका परसेंट बढ़ जाता है जब हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है। यहाँ तक समझ में आ गया ना। तो अब आपको इतना समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपके फेफड़ों में रिस्पायरेशन होता है, और जब ऑक्सीजन सेल में पहुँचता है तो वहाँ कैसे रिस्पायरेशन होता है। अब हम समझते हैं हमें खाते समय बोलना क्यों नहीं चाहिए, उसको समझते हैं। उससे पहले हम समझेंगे ये जो फेरिंग्स वाला पार्ट है, यहाँ पर खाना और हवा दोनों आता है। मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ मुँह से खाना आएगा, हवा दोनों आएगा। तो कैसे डिसाइड होता है कि खाना खाने वाले पाइप में जाए और हवा हवा वाले पाइप में जाए। देखिए यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए केवल एयर पाइप बनाया है, फूड पाइप नहीं बनाया, क्योंकि मुझे फूड पाइप नहीं समझाना था, तो केवल एयर पाइप मैंने बनाया। इसी के बगल या फिर पीछे क्या होता है आपका फूड पाइप भी होता है, तो यहाँ पर मैंने बनाया है। देखिए यहाँ से आप खाना खाओगे, यहाँ से सांस लोगे, तो ये फेरिंग्स वाला पार्ट है, यहाँ पर दोनों आएगा। तो कैसे डिसाइड होता है कि जो आपका खाना है वो खाने वाले पाइप में जाए यानी फूड पाइप में, और हवा जो है हवा वाले पाइप में जाए, उसको समझते हैं। देखिए जब भगवान हम लोग को बना रहा था तो सोचा यार कि यहाँ पर खानवा कहीं फेफड़ों में न चला जाए, तो उसके लिए भगवान क्या किया, यहाँ पर एक तो इपोग्लोटिक्स फिट कर दिया। क्या, इपोग्लोटिक्स फिट कर दिया। इसको कहा जाता है घाटी का ढक्कन। क्या कहा जाता है, घाटी का ढक्कन। किसको, इपोग्लोटिक्स को। इपोग्लोटिक्स को हिंदी में कहा जाता है घाटी का ढक्कन। ये ढक्कन की तरह काम करता है। कैसे काम करता है उसको समझते हैं। जब आप खाना खाते हो तो ये ऑटोमेटिक यहाँ से घूमकर
इसको बंद कर देता है। किसको बंद कर देता है? एयर पाइप को। जब आप खाना खाओगे तो ऑटोमेटिक ये इधर घूम जाएगा, और जब आप सांस लोगे, क्या करोगे? सांस लोगे, तब क्या करेगा? ये फूड पाइप को इस तरीके से बंद कर देता है, तो आपका सांस जो है वो एयर पाइप में चला जाएगा। और जब आप खाना खाओगे तो क्या होगा? ये इसको बंद कर देगा, एयर पाइप को, ताकि जो आपका खाना है वो खाने वाले पाइप में जाए, एयर पाइप में ना चला जाए। इसलिए क्या करता है? वो एयर पाइप को बंद कर देता है। जब आप खाना खाओगे तो एयर पाइप को बंद कर देगा, आपका खाना आराम से क्या करेगा? ऐसे खाना आएगा, यहाँ से चला जाएगा। समझ गए ना? तो ऐसे आपका एपोग्लोटिस काम करता है। इसको कंट्रोल करने का काम आपका ब्रेन करता है। ब्रेन ही बताता है कि भैया खाना खा रहा है मुँहा, अब तू फूड पाइप को खोल दे, एयर पाइप को बंद कर दे। जब सांस लेते हो तो बताता है हाँ सांस ले रहा है, फूड पाइप को बंद कर दे ताकि सांसवा एयर पाइप में जाए। समझ गया? तो एपोग्लोटिस को कौन कंट्रोल करता है? आपका ब्रेन। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि आप अपनी वाले से बतियाने में बिजी हो जाते हो और खानों खाते रहते हो। आपके सामने बैठी है तो आप क्या कर रहे हो? उससे बतियाने में बिजी हो। अब भाई आपकी वाली बिजी है, पूरा आपकी वाली है तो उस पर पूरा दिमाग लगाओगे बात करने में, मतलब कहीं भी मन आपका इधर उधर नहीं भटकता। तब क्या होता है उसको समझते हैं जब आप बात करते हो। तब जब अगर आप बात करते करते खानों खा रहे हो तो आपका दिमागवा जो हो तो बात करने में बिजी है अपनी वाली से। तो यहाँ पर आप खाना खा रहे हो तो जब दिमाग जो है वो तो बात करने में बिजी है, वो एपोग्लोटिस को बता नहीं पाएगा कि तुझे किधर घूमना है, क्योंकि वो तो पहले से बिजी है, तो वो नहीं बता पाएगा किधर घूमना है। कभी कभी क्या होता है कि जो आप खाना खाए हो ना, तो गलती से एपोग्लोटिक्स फूड पाइप को ही बंद कर देता है। खाना खाए हो और फूड पाइप को बंद कर दिया, तो उसके कारण क्या होता है? आपका जो खनवा है वो किधर चला जाएगा? एयर वाले पाइप में। क्या होता है? एयर वाले पाइप में। जैसे ही एयर वाले पाइप में जाएगा, निचवा से फेफड़वा देखता है अरे ये खनवा कहाँ आ रहा है इधर, तो तुरंत क्या करता है? निचवा से फेफड़वा ढेला मारने लगता है खनवा को। क्या करेगा? निचवा से फेफड़वा चुतरा ढेला मारेगा खनवा को। क्या करता है? फेफड़वा जो रहता है खनवा चुतरा ढेला मारेगा, निचवा से ढेला मारेगा यहाँ पर, तो क्या करेगा? तुरंत वो क्या करेगा? ऊपर हो जाएगा खनवा। तो तुरंत आपको क्या होता है? हिचकी आ जाती है। इस तरीके से क्या होता है? हिचकी आ जाता है। हिचकी क्यों आता है वो समझ गए? कभी कभार क्या होता है कि आप खाना खाए हो और ज़्यादा ही कुछ एयर पाइप में चला जाता है, तो फेफड़वा नीचे से देखता है तो ज़्यादा आ रहा है यार, अब ढेला से काम नहीं चलेगा। ढेला जानते हैं ना? यू नो ढेला? द स्मॉल पीस ऑफ ईट इज नोन एज ढेला। समझ गए? ढेला वही होता है। और कभी कभार जब खानवा ज़्यादा आ जाता है फूड पाइप में, तो निचवा से फेफड़वा देखता है, कहता है अरे ये तो ज़्यादा मात्रा में आ रहे हैं, अब ढेला से काम नहीं बनेगा। अब तोप निकालता है फेफड़वा, तो फेफड़वा नीचे से तोप छोड़ता है। तो जैसे तोप छोड़ता है ना, तब आपको हिचकी नहीं आती, तुरंत है आपको तेज से खांसी आती है। तुरंत क्या होता है? इस तरीके से खांसी आ गई। इस तरीके से क्या होता है? खांसी आती है। जब खांसी आती है तो आप पूरा मुँह जो रहेगा मुँह का, आप तो अपनी वाली बतियाने में बिजी थे, जो आपका मुँह खाना रहेगा पूरा उसी को पूरा कर दोगे। तो जब उसके ऊपर कर दोगे तो नाराज़ हो जाएगी, ब्रेकअप हो जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है खाते समय बोलना नहीं चाहिए, ब्रेकअप होने का भी डर होता है। यहाँ तक समझ गए ना? तो इसलिए खाते समय बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि आपका जो माइंड रहेगा वो तो बोलने में बिजी है, इसको बता नहीं पाएगा किधर घूमना है। समझ में आ गया ना? नहीं बता पाएगा कि इधर घूमो इधर घूमो, ये होता है। इसलिए खाते समय बोलना नहीं चाहिए। कभी कभी यहाँ पर चला जाता है आपके एयर वाले पाइप में, तो नीचे वाले ढेला मारेगा, जैसे ढेला मारेगा तुरंत हिचकी आएगी, तब क्या होगा? ये एयर वाले पाइप से इसमें घूम के जाएगा। तब ये वाला क्या होगा? जब हिचकी आएगी तो आप थोड़ा सतर्क हो जाओगे, तो मंडिया बताएगा अरे उधर कहाँ घूम गया, अरे इधर घूम, तो आपका खाना खाने वाले पाइप में चला जाएगा। इसलिए खाते समय बोलना नहीं चाहिए। समझ गए? जान खाते समय बोलते रहते हो, तो ये जान गए कि खाते समय नहीं बोलना चाहिए। तो ये एपोग्लोटिक्स भी जान गए, एपोग्लोटिक्स का क्या काम होता है। अब हम समझते हैं लंग्स के बारे में थोड़ा सा। लंग्स की जो स्टडी होती है उसको कहा जाता है पुल्मोनोलॉजी। क्या कहा जाता है? पुल्मोनोलॉजी। पुल्मोनोलॉजी। क्या अगर आप इसकी पढ़ाई करो क्या कहा जाएगा? पुल्मोनोलॉजी। लंग्स की स्टडी क्या कहा जाता है? पुल्मोनोलॉजी। और जब इसके जो स्पेशलिस्ट होते हैं उसको पुल्मोनोलॉजिस्ट कहा जाता है। समझ गए? पुल्मोनोलॉजिस्ट कहा जाता है। जो लंग्स होता है उसका जो कलर होता है वो होता है पिंक कलर का। किस कलर का होता है? पिंक कलर का होता है। और जो लंग्स होता है ना, उसका जो मेम्ब्रेन होता है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने 2 मेम्ब्रेन बनाई है। क्या बनाई है? 2। ठीक है। तो ये जो झिल्ली है इसको क्या कहा जाता है? प्लूरा कहा जाता है। प्लूरा मेम्ब्रेन। किस मेम्ब्रेन से बना रहता है आपका लंग्स?
प्लूरा मेम्ब्रेन से बना रहता है। किस मेम्ब्रेन से बना रहता है? प्लूरा मेम्ब्रेन से बना रहता है। देखिए यहाँ पर 2 है, तो ये क्या है? ये आपका प्लूरा मेम्ब्रेन है। समझ गए? अब देखिए जो आपका लंग्स होता है लेफ्ट वाला वो स्मॉल होता है राइट वाले के मुकाबले। समझ गए? जो लेफ्ट वाला यानी कि जो इधर वाला है वो इधर वाले से छोटा रहता है। अब क्यों छोटा रहता है उसको समझ लेते हैं। देखिए इसलिए छोटा रहता है क्योंकि यहीं पर बिचवम आपका क्या रहता है? हार्ट फिट रहता है। तो हार्ट फिट रहता है तो हटवा तो भगवान कहे यार शरीरियम जगह नहीं बची, क्या करें? तो क्या किए भगवान, हल्का से इसको छोटा कर दिए। क्या किया? हल्का भगवान क्या किए? हल्का से इस वाले फेफड़ों को छोटा कर दिए। तो ये वाला फेफड़वा ऐसे नहीं रहता है, वो कुछ इस तरीके से रहता है। लेफ्ट वाला फेफड़ा कुछ इस तरीके से रहता है, ऐसे अंदर की तरफ थोड़ा वो अंदर रहता है, अंदर की तरफ थोड़ा रहता है। क्योंकि जो दिला रहता है वो हल्का धकिया उधर कर देता है, तो क्या करता है? इधर हल्का धकिया। तो यहीं पर आपका दिल होता है तो इस तरीके से, तो ये हल्का सा अंदर की तरफ दबा रहता है, तो इसलिए थोड़ा सा छोटा होता है इसके मुकाबले। समझ में आ गया? लेफ्ट वाला क्यों छोटा होता है, लेफ्ट फेफड़ा क्यों छोटा होता है राइट वाले से? क्योंकि यहाँ पर बीच में आपका दिल फिट होता है, दिल फिट होने के कारण ये हल्का सा अंदर दब जाता है, इसलिए आपका लेफ्ट वाला जो लंग्स होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है राइट वाले लंग्स के। इसकी जो स्टडी होती है पुल्मोनोलॉजी, ये पिंक कलर का होता है। इसकी जो मेम्ब्रेन होती है प्लूरा मेम्ब्रेन, लेफ्ट वाला थोड़ा छोटा होता है राइट वाले के मुकाबले। अब देखिए अगर आप सिगरेट उगरेट ज़्यादा पियोगे तो पिंक से आपका किसी और कलर का, ब्राउन कलर का हो जाता है, क्या? आपका लंग्स, समझ गए, ख़राब होने लगता है। अब देखिए अब हम यहाँ पर समझते हैं ये जो डायफ्राम है, डायफ्राम आप जानते होगे, सुने भी होगे, नहीं सुने होगे तो आप सुन लो। ये जो डायफ्राम है इसका क्या काम होता है? ये डायफ्राम इसका क्या काम होता है? ये नीचे ही होता है आपके, जैसे ये फेफड़ा है, फेफड़े के नीचे क्या होता है? डायफ्राम। डायफ्राम का काम होता है कि सांस को, जो सांस आप अंदर बाहर करते हो उसमें सबसे ज़्यादा कौन हेल्प करता है? आपका डायफ्राम हेल्प करता है। डायफ्राम कैसे हेल्प करता है? जैसे कि आप सांस लिए, तो आप ऐसे सांस लिए तो आपका क्या हुआ? ये जो आपका लंग्स है वो फूल गया। फूलने के कारण जब ये फूलेगा तो ये क्या होगा? नीचे दब जाएगा। जब ये नीचे दब गया, अब आपके फेफड़ा जो होता है वो उसके पास इतनी ताकत नहीं होती कि फिर से वो छोड़ सके सांस। जब ये नहीं छोड़ सकता तो क्या करता है? ये जो होता है आपका डायफ्राम फिर उठ जाता है। उठने के कारण जब ये उठ जाएगा तो ऐसे सांस पूरी बाहर आ जाती है। समझ गए? सांस लिए, अब जो ये मेरी सांस निकली किसके कारण निकली? डायफ्राम के कारण निकली। समझ गए? तो डायफ्राम क्या करता है? जब ऐसे सांस लोगे, सांस लेने के कारण क्या हुआ? डायफ्राम नीचे दब गया। अब डायफ्राम जो रहेगा अब ऊपर उठेगा, जब ऊपर उठेगा आपका ऑटोमेटिक सांस जो है बाहर आ जाएगी। तो डायफ्राम इस तरीके से आपकी मदद करता है किसमें? सांस लेने में। देखिए जो गर्भवती महिला रहती है जिसके पेट में यहाँ बच्चा रहता है, तो बच्चा होने के कारण क्या होता है? जो आपका उनका जो डायफ्राम रहता है, भाई यहाँ तो अब भर चुका है, भरने के कारण जो डायफ्राम रहता है वो दब नहीं पाता नीचे। जब नहीं दब पाता तो वो सांस कैसे लेंगे भाई? जब ये दब ही नहीं पा रहा है तो यहाँ की जो रिप्स होती हैं, जो इनकी पसलियाँ होती हैं, यहाँ जो फेफड़े, ये जो पसलियाँ होती हैं ना, तब ये क्या करती हैं? फूलने पचकने लगती हैं। तो वो क्या करते हैं, तब उनका क्या होता है? रिप जो होती है वो उनकी श्वसन, सांस लेने में हेल्प करता है। क्योंकि जब उनके पेट में बच्चा आ जाता है, बच्चा आने के कारण ये जो डायफ्राम है वो नीचे नहीं दब पाता, क्योंकि भाई नीचे तो अब यहाँ पर सब चीज़ भर चुका है, बच्चा आने के कारण नीचे दबने की जगह नहीं है। तो यहाँ पर जो रिप्स होती हैं वो फूलने पचकने लगती हैं, वही मदद करती हैं तब इनकी सांस लेने में, गर्भवती महिला की। यहाँ तक समझ में आ गया? तो अब हम समझते हैं हमें सिगरेट, बीड़ी, हुक्का ये सब पीना क्यों नहीं चाहिए। इससे क्या आपको हार्म हो सकता है, क्या आपको नुकसान हो सकते हैं, आपके लंग्स पे क्या इससे इफ़ेक्ट पड़ता है, उसको समझते हैं। देखिए अगर आप मान लीजिए कोई चीज़ पिए धुआं वाली, तो धुआं वाली जब पियोगे तो एल्वेलिम आएगा। एल्वेलिम आने के कारण आपका जो हीमोग्लोबिन रहेगा, और धुआं में क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आपका जो एल्वेलिम जब कार्बन मोनोऑक्साइड आएगा तो हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड को ले जाकर सेल में देगा, क्योंकि उसको ज़्यादा पसंद है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन से ज़्यादा पसंद है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड हर सेल में पहुंचने लगेगा, इससे आपको बेहोशी आने का भी डर रहेगा। यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखिए अब हम समझते हैं अगर आप कोई चीज़ पिए फिर से धुआं वाली, अब और क्या खतरा हो सकता है। जब आप पियोगे धुआं वाली ना, तो यहाँ पर ये जो है, ये क्या है? ब्रोंकियोलिस। ये जो ब्रोंकियोलिस है, ये जो पाइप है, ब्रोंकियोलिस जो पाइप है, ये क्या होगी? धीरे धीरे जाम होने लगेगी। अगर आप किसी को देखो, किसी
कोई अगर कोई ऐसा घर है जहाँ पर चूल्हा हो, चूल्हा ये गैस वाला चूल्हा नहीं, वैसा चूल्हा जो मिट्टी का बना रहता है, तो अगर वो जहाँ पर धुआं निकलता है तो अगर आप देखोगे तो उनकी छत रहता है वो पूरा काला हो चुका रहता है धुआं से, धुआं काला हो चुका रहता है। तो वैसे ही अगर आप हमेशा धुआं पियोगे तो आप कभी क्या होगा, काला हो जाएगा। काला यानी कि जब आप पियोगे तो क्या होता है, एक परत जम जाएगी काले की, वो क्या रहता है, उसको टार कहा जाता है। तो आपकी जो पाइप है ना, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, टार जमने लगेगा, काला काला। तो इससे क्या होगी, आपकी पाइप जो रहेगी वो जाम होने लगेगी। जाम होने के कारण आप सांस नहीं ले पाओगे, और जब सांस नहीं ले पाओगे तो आपकी डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए कहा जाता है कि कोई चीज़ धुआं वाली पीनी नहीं चाहिए, चाहे वो सिगरेट हो, चाहे हुक्का हो, कोई भी चीज़ हो, क्योंकि अगर आप पियोगे तो एक परत बनने लगती है। अब भाई कहीं चूल्हा जलता हो और अगर आप ऊपर देखोगे तो उस छत के ऊपर तो क्या होता है, काला हो जाता है, यानी काले की एक परत जम जाती है। तो वैसे यहाँ पर परत जमने लगेगी, धीरे धीरे जाम करने लगेगा। जाम करने के कारण आप सांस नहीं ले पाओगे, यानी कि टार जमने लगता है, समझ गए। तो इसलिए क्या होता है, आपको सिगरेट नहीं पीना चाहिए, बीड़ी उड़ी कोई चीज़ नहीं पीनी चाहिए। तो अब आपको समझ में आया क्यों आपको बीड़ी सिगरेट हुक्का क्यों नहीं पीना चाहिए, इससे आपको क्या हार्म हो सकते हैं। ये सब समय पर रहते ही छोड़ देना चाहिए। मैं तो कहता हूँ इसको पीना ही नहीं चाहिए, क्या छोड़ने की बात, इसको पीना ही नहीं चाहिए, लत ही नहीं लगाना चाहिए इसकी। लेकिन देखिए, अगर आप समय पर रहते समझ जाते हो ना तो बहुत अच्छा है, लेकिन समय ने समझाया ना तब बहुत बुरा हो जाता है। तो इसलिए कहा जाता है समय पर रहता ही हर चीज़ समझ लेना चाहिए, लेकिन अगर समय ने समझाया ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। इसलिए कहा जाता है ये सब चीज़ की लत नहीं लगानी चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। यहाँ पर होती है वीडियो एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो अपनी वाली के पास करिएगा सेंड। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।